हेलो बच्चों, आज हम तीनों क्षेत्रकों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं, ये जो पहले प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र है वो सेवाओं का उत्पादन करता है। साथ ही बहुत सारी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र बहुत सारी वस्तुएं पैदा करते हैं और तृतीयक क्षेत्र बहुत सारी सेवाएं पैदा करते हैं। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। और प्राथमिक में लोग कृषि करते हैं, द्वितीयक में उद्योग चलते हैं। तो आपको भी पता है, कृषि में भी, प्राथमिक क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और उद्योगों में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। और तृतीय क्षेत्र में भी आपको पता है, ऑटो चलाने वाले, अलग अलग तरीके के लोग, सेवा क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। संचार के साधनों का जो इस्तेमाल करते हैं, बैंकों में काम करने वाले, पर गोदामों की व्यवस्था करने वाले, परिवहन गाड़ियां चलाने वाले लोग सारे तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं ना। तो तीनों क्षेत्रकों में, दो क्षेत्र में वस्तुएं बहुत सारी पैदा की जाती है। उन पैदा करने के लिए, उन वस्तुओं को पैदा करने के लिए बहुत सारे लोगों को इस प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में काम मिला हुआ। तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको लोग करते हैं। इसलिए अगले चरण में ये देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में। अब हमने ये करना है कि कौन सा क्षेत्र कितनी वस्तुएं पैदा कर रहा है और कितने लोगों को काम दे रहा है। तो किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रदान होते हैं। हर देश के अंदर, यानी कि हर देश की अर्थव्यवस्था होती है, पैसे संबंधी जो काम होते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्र का प्रदान होता है। किसी देश में प्राथमिक क्षेत्र का प्रदान होता है, किसी में औद्योगिक क्षेत्र प्रदान होता है, जबकि अन्य क्षेत्र का अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। जैसे देखते हैं कि शुरू में हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र का आगे था, लेकिन अब सेवा क्षेत्र का आगे है। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? हम तुलना करेंगे इसमें कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं, कौन सा क्षेत्र ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। तो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे निकालते हैं, कुल उत्पादन कैसे पता किया जाता है, ये पढ़ेंगे। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। ये न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचर, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना। हमारे देश में बहुत सारी वस्तुएं पैदा की जाती हैं और सेवाएं पैदा की जाती हैं, तो उनकी गणना करना, उनकी अगर गिनती करने लग जाए तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा कार्य है। बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों की, बहुत सारी कारें भी बनती है, कंप्यूटर भी बहुत सारे बनते हैं, कीले बहुत सारी बनती है, फर्नीचर, तो इनको काउंट कैसे करेंगे? तो कुल उत्पादन निकालने के लिए तो जितने भी, चाहे छोटा सा कील है, बहुत सारी कील है, सुई है, वो सारी काउंट करनी पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य है, पर ऐसे हम कुल उत्पादन नहीं निकालते। ये बेतुकी बात है कि देश में पैदा हुई सारी वस्तुओं की काउंटिंग करना। तो कुल उत्पादन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं को की गिनती करने की बजाय हम क्या करते हैं? जो उन वस्तुओं का मूल्य होता है उसको जोड़ लेते हैं। जितने भी देश के अंदर वस्तुएं या सेवाएं होती हैं, उनका कितना मूल्य होता है, उसको उसका उसका उपयोग करते हैं हम कुल उत्पादन निकालने के लिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, 10,000 किलोग्राम गेहूं है, अगर वो 8 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 किलोग्राम का 80,000 किलोग्राम। तो हम
कुल उत्पादन ऐसे निकालेंगे अगर गेहूं का निकालना है। 10 रुपए प्रति नारियल की दर से हम 5,000 नारियल का निकालें। अगर देश के अंदर 5,000 नारियल उगाए जाते हैं तो और 10 रुपए का बिकता है वो नारियल, तो उनकी कीमत निकाल लेंगे 50,000 हो जाएगी। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है और उसके बाद उनको जोड़ लिया जाता है। तीनों क्षेत्रकों में जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, ऐसे जैसे हमने गेहूं का निकाला, नारियल का निकाला, ऐसे ही बहुत सारी जो वस्तुएं और पैदा होती हैं उनका मूल्य निकालकर सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़कर कुल उत्पादन निकाल लिया जाता है। ध्यान रखें कि जहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है, उत्पादित और बेची की प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम जब वस्तुओं की गणना करते हैं तो प्रत्येक वस्तु की गणना करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ वस्तुएं, जैसे हम कोई बिस्कुट बनाते हैं तो बिस्कुट बनाते हुए हमें गेहूं गेहूं की भी जरूरत है, चीनी की भी जरूरत है, घी की भी जरूरत है। तो वो चीनी और घी है जो हमने गेहूं है, तो वो गेहूं जो बिस्कुट बनाने में लगी, तो वो उस गेहूं को हम दूसरी साइड जो और गेहूं है उसमें काउंट नहीं करेंगे। जब कुछ वस्तुओं के मिश्रण से कोई वस्तु बनती है तो उनका जो मूल्य होता है, जो भी उसको बनाने में लगी हुई वस्तुएं होती हैं, उसी वस्तु में ऐड कर दिया जाए। जैसे हम बिस्कुट बनाने में देखते हैं, बिस्कुट बनाने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, पहले गेहूं चाहिए। वो किसान से गेहूं खरीदेगा 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, फिर वो उसकी पिसाई भी कराएगा। तो गेहूं का मूल्य हो गया, फिर उसमें पिसाई भी जोड़ ली जाएगी 10 रुपए प्रति किलोग्राम की, तो हो जाएगी, दर से बेचा जाता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है, बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। जिनके 8 रुपए किलो गेहूं आई और 2 रुपए पिसाई होके, तो टोटल 1 किलो आटे की कीमत कितनी बन गई पिसाई के बाद? 10 रुपए। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है। तो बिस्कुट बनाने के लिए 10 रुपए का 1 किलो आटा खरीदेगी, तो उसमें चीनी और तेल का भी इस्तेमाल करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बना लेती है। तो वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपए में 15 रुपए प्रति बिस्कुट बेचती है। तो बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद अर्थात वह वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। तो मतलब वस्तुओं हमें मतलब वस्तुओं को सीधा काउंट नहीं करना है, हम अलग 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 वस्तुओं का ये ध्यान रखना है कि कोई वस्तु दोबारा काउंट ना हो जाए। तो बिस्कुट में बनाने में जो वस्तुएं लगी हैं उनको बिस्कुट की प्राइस में ही काउंट करेंगे। कुल उत्पादन में हम उनको गेहूं को, जो गेहूं बिस्कुट बनाने में लगे वो दूसरी गेहूं में ऐड नहीं करेंगे, वो बिस्कुट की प्राइस में ही लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो कुल कुल उत्पादन निकालने के लिए अंतिम वस्तुओं को काउंट करना होता है। अगर कोई वस्तु कई वस्तुओं का मिश्रण है तो जो बनेगी वो वस्तु उसी उसी की प्राइस को कुल उत्पादन में जोड़ा जाएगा। वो छोटी मोटी जो बीच में लगी है वस्तुएं उनको नहीं ऐड किया जाएगा अलग अलग। ऐसा नहीं है कि बिस्कुट जब हम बिस्कुट बना रहे हैं तो गेहूं का 8 रुपए भी जोड़ लेंगे, फिर पिसाई के बाद जो पिसाई के 2 रुपए वो भी जोड़ लेंगे, फिर वो मतलब चीनी का अलग जोड़ेंगे, जो तेल है उसका अलग जोड़ेंगे, नहीं। जब कुल उत्पादन में ओनली बिस्कुट जो बन गया उसी का पैसा जुड़ेगा, क्योंकि बिस्कुट में ही जो बिस्कुट बनाने वाला है उसने उसमें ही गेहूं का भी उसने ऐड किया है। गेहूं के 8 हो गए, 2 रुपए पिसाई के हो गए, बाकी 10 रुपए हो गए, लेकिन वो 15 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब तीन जो 4 रुपए की उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ थोड़े से कुछ ना कुछ पैसों की चीनी और तेल मिलाया होगा उसने, तो फिर वो 15 रुपए में बेच रहा है। 2 रुपए उसका लगा लो प्रॉफिट है, 3 रुपए का चीनी और उसने वो तेल मिला दिया। तो इसका मतलब देश में जब हम कुल उत्पाद निकालेंगे तो अंतिम वस्तुओं का ही मूल्य जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का।
ये चीज आपके एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। कुल उत्पादन के लिए वस्तुओं को किसी भी वस्तु की दोबारा गिनती नहीं होती, बार बार नहीं गिना जाता, एक बार ही गिना जाता हर वस्तु को। इसका मतलब कुल उत्पादन निकालने के लिए हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ लेते हैं। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए का हो गया अपना, आगे चलते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है? ये आएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्यों ओनली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु में के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। जब हम अंतिम वस्तुएं बनाते हैं तो उस वस्तु को बनाने के लिए जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उनको मध्यवर्ती, जैसे चीनी और गेहूं और तेल क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु बनी के का मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपए शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं किसी विशेष वर्ष में। तो इसलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना करते हैं। उसको बनाने में जो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं लगी हैं उनकी गणना नहीं करते, नहीं तो उनकी गणना कई बार हो जाएगी। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान। किसी विशेष वर्ष, कोई भी वर्ष लगा लो, जैसे 2021 में प्रत्येक क्षेत्र के यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य होता है उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। आपको समझ आ गया होगा कुल उत्पादन क्या होता है। किसी विशेष वर्ष, कोई भी वर्ष ले लो, जैसे हम 2021 लेते हैं, तो 2021 में किसी विशेष वर्ष कौन सा होगा? 2021 में प्रत्येक क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादित जो उनके द्वारा, जैसे किसी विशेष वर्ष 2021 में तीनों क्षेत्रकों द्वारा जो वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। याद कर लेना आप लोग। ये भी आ सकता है, कुल उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन क्या मीनिंग भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन, जो तीनों क्षेत्रकों ने जो उत्पादन किया है, उत्पादनों के मूल्य का जो योगफल होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रकों द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उनका जब हम जो कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, तीनों क्षेत्रकों द्वारा किए गए उत्पादन के जो फल को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको शॉर्टकट में SGU भी बोलते हैं। सकल, ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद का मीनिंग क्या है? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद
क्या होता है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश में तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता, जितना ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद होगा उतनी विशाल किसी देश की अर्थव्यवस्था होगी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, एक बहुत कठिन कार्य है, ये केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है। ये काम केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है। जो मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। यह मंत्रालय क्या करता है, राज्य मतलब केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जो सकल घरेलू उत्पादन का मापन करता है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से केंद्र सरकार का मंत्रालय क्या कहता है, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। ये जीडीपी इंग्लिश में कहते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाता है। सकल घरेलू उत्पाद को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जीडीपी ये होता है जीडीपी, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं जीडीपी। जी से ग्रॉस, लिखा नहीं आ रहा ढंग से, ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स सकल घरेलू डोमेस्टिक घरेलू, और प्रोडक्ट का मीन्स उत्पाद। ये चीजें आप पढ़ लेना, बार बार इस वीडियो को देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मतलब अधिकांश जितने भी विकसित देश हैं जो होते हैं कि विकासशील देश होते हैं कि विकसित देश होते हैं, जो विकसित देश हैं अगर उनका हम इतिहास देखें तो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी, शुरुआती अवस्था थी, जबकि लोग जनसंख्या कम थी, पॉपुलेशन कम थी, तो प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब लोग प्राथमिक क्षेत्र जिनके कृषि से ही जो प्राथमिक कार्य है, जो प्राकृतिक संसाधनों की हेल्प से किए जाते हैं, उनसे ही अपना जीवन यापन करते थे। प्राथमिक क्षेत्र की विकसित देशों में भी, नहीं तो विकसित देश वो देश कहलाते हैं जहाँ पर ज्यादा उद्योग लगे होते हैं, लेकिन अगर विकसित देशों का इतिहास भी देखा जाए तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में वहां पर भी प्राथमिक क्षेत्र की हेल्प से लोग अपनी जिंदगी जीते थे। ज्यादा एक्टिव कौन सा था, प्राथमिक क्षेत्र ही एक्टिव था विकसित देशों में, यहाँ पर बाद में उद्योग विकसित होते। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र का समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित कैसे होगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो कृषि लोगों को ज्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत, अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि को परिवर्तित होना पड़ा। कुछ ऐसी ऐसी विधियां इस्तेमाल करनी पड़ी ताकि
उसी भूमि पर बड़े हुए लोगों के अनाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बढ़ते लोगों की जरूरतों पूरे करने के लिए कृषि प्रणाली परिवर्तित हो गई और कृषि क्षेत्र के भी समृद्ध होता गया। मतलब ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। जब कृषि समृद्ध हो गई तो क्या हुआ, जो कुछ लोगों ने दूसरे कार्य करने भी शुरू कर दिए। जब किसी क्षेत्र में तब तक काम किया जाता है जब तक वो समृद्ध ना हो जाए। वो समृद्ध हो जाए तो लोग और कुछ कोई नया काम ढूंढते हैं, तो लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि हुआ है। वो कृषि जो क्षेत्र का है वो समृद्ध हो गया, यानी कि वहां पर ज्यादा फसल उगने लगी, अनाज ज्यादा उगने लगा। तो उस अनाज को भी तो कहीं वो करना था ना, तो लोग उसी कृषि से जो उत्पादित वस्तुओं था उनका व्यापार करने लग गए। कुछ लोग शिल्पियों का काम करने लगे। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। जब कृषि क्षेत्र का समृद्ध हो गया, ज्यादा फसलें उगने लगी, तो लोग व्यापारी बन गए, खरीद फरोख्त का काम करने लगे। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, अब जो कृषि क्षेत्र में पैदा हुई चीजें थी वो उनको बाजार तक लाना था, तो कुछ लोग गाड़ियां ट्रक वगैरह चलाने लगे, परिवहन का काम करने लगे। कुछ प्रशासक और सैनिक कार्य भी करने लगे। अब जैसे जैसे लोग समाज में रहने लगेंगे तो उनको सुरक्षा के लिए सैनिक भी चाहिए होंगे, तो सैनिक कार्य करने लगे कुछ लोग मतलब समाज को चलाने के लिए प्रशासक का काम करने लगे। फिर भी इसी अवस्था में अधिकांश उत्पाद वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र से रोजगार करते थे। मतलब विकसित देशों में भी शुरुआत में प्राथमिक क्षेत्र ही वो था, समृद्ध था। तो लंबे समय 100 वर्ष से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। पहले तो जैसे वो समृद्ध हुई तो लोग कृषि में ज्यादा अनाज उगने लगा तो लोग उसी चीज का व्यापार करने लगे। कोई प्रशासक बन गया, कोई परिवहन कार्य करने लग गया, कोई सैनिक कार्य करने लग गया। जब खेती में ज्यादा उत्पादन होने लगा, पहले भी विकसित देशों में भी खेती चल होती थी, उसमें भी जब ज्यादा अनाज वगैरह उगने लगे तो कुछ लोग उन अनाजों का व्यापार करने लगे। कोई उस अनाज को मंडियों तक लोगों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां चलाने लगे, परिवहन का काम करने लगे। कोई प्रशासक का, कोई सैनिक कार्य करने लगे। लेकिन ये सारे काम प्राथमिक क्षेत्र में ही आते थे। लेकिन जब 100 वर्ष से अधिक का समय बीत गया तो उसके बाद ये विनिर्माण, इसको वो भी कहते हैं उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं, उद्योगों में कच्चे माल से जो नई वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको भी विनिर्माण कहते हैं। जब विनिर्माण यानी कि उद्योग अस्तित्व में आए, कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। जब पहले शुरुआत थी, कम जन पॉपुलेशन थी, तो लोग खेतों में ही काम करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में ही काम करते थे। जब 100 वर्ष बीत गए, उद्योग कारखानों कुछ लोग कारखानों में वस्तुएं बनाने लगे, तो धीरे धीरे लोग खेतों के काम को छोड़कर इसमें भी आने लगे। जो लोग पहले खेती करते थे वो अब कारखानों में भी काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। मतलब पहले लोग खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण हो गया।
इसका अतिरिक्त समय में भी काम करना होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्र को का महत्व परिवर्तित हो गया। मतलब पहले लोग खेतों में काम करते थे, जब कारखानों में मतलब कि खेतों में तो ज्यादा मेहनत करके वस्तु मिलती है। आपको भी पता किसान कितनी मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितनी वो मेहनत करता है। लेकिन कारखानों में क्या होने लगा, ज्यादा मतलब मशीनों से जल्दी काम होने लगा कारखानों में। तो वो जो मशीनों, जब हम हाथ से वस्तु बनाते हैं तो टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, तो महंगी बिकती है। लेकिन कारखानों में जो वस्तुएं थी वो तेजी से बनने लगी, और वो उसकी कीमत भी कम होती थी। तो इसलिए जो लोग थे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगा द्वितीय क्षेत्रों में, उद्योगों में। तो इसका अतिरिक्त समय में भी उद्योगों में एक्स्ट्रा टाइम भी काम करने को मिलता था लोग, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ गया। कृषि में लोगों को ज्यादा मेहनत के बाद भी कम पैसा मिलता था। लेकिन जब उद्योग आए, मशीनों द्वारा जल्दी काम होने लगा, तो वस्तुएं सस्ती हो गई, तो ज्यादा लोग उद्योगों में काम करने लगे। तो पहले कृषि क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का महत्व था। लेकिन बाद में 100 वर्षों के बाद जब उद्योग आए थे, औद्योगिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। पहले विकसित क्षेत्र देशों में क्या था, प्राथमिक क्षेत्र था। फिर जब कारखाने, उद्योग लगे, तो धीरे धीरे करके उद्योगों का महत्व बढ़ गया। लेकिन फिर अगले 100 सालों में जाके द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में भी नियोजित हैं। विकसित देशों में जहां सामान्य लक्षण देखा गया है, विकसित देशों में यह सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में तीनों क्षेत्रों को का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है विकसित वर्षों, मतलब कि पहले विकसित देशों में कृषि क्षेत्र का महत्व था। फिर जैसे उद्योग लगे, उद्योगों में सस्ती वस्तुएं बनने लगी, तो उद्योगों का महत्व बढ़ गया अगले 100 वर्षों में। उससे अगले 100 वर्षों में से तृतीय क्षेत्र का वो हो गया, महत्व बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे बदलाव आया है। तो अगली जो भी है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब ये वाली वीडियो में यही समाप्त करती हूँ।